आज की चर्चा के लिए जो दस्तावेज मिले हैं वो केमिस्ट्री की दुनिया से हैं। हाँ, खास तौर पर अल्कोहल और फिनॉल पर। और पहली नजर में दोनों लगभग मतलब एक जैसे ही लगते हैं, है ना? बिल्कुल, दोनों में एक OH ग्रुप होता है। पर इनके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज का मिशन एक जासूस की तरह ये पता लगाना है कि सिर्फ एक छोटा सा अणु समूह बदलने से इनके गुण इतने अलग क्यों हो जाते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है। बॉइलिंग पॉइंट से लेकर पानी में घुलने तक, और यहाँ तक कि इनके एसिडिक नेचर में भी। इतना बड़ा फर्क? और यहीं केमिस्ट्री का असली जादू छिपा है। ये सब कुछ उस OH ग्रुप और उसके पड़ोस पर निर्भर करता है। पड़ोस से मतलब वो ग्रुप एक सीधी कार्बन चेन से जुड़ा है या फिर एक बेंजीन रिंग से। अच्छा। आज हम सिर्फ तथ्य नहीं देखेंगे, बल्कि उन सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी समझेंगे कि कैसे अणु का आकार उसकी पहचान तय करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सुराग से शुरू करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स। हम्म मैंने जो पढ़ा उसमें एक बात साफ थी कि अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स अपने बराबर वजन वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोकार्बन या ईथर से कहीं ज्यादा होते हैं। हाँ, काफी ज्यादा। मतलब इन्हें उबालने में ज्यादा दम लगता है। हाँ, पर ऐसा क्यों है? जैसे हाथ पर सैनिटाइजर लगाते ही वो उड़ जाता है, पर पानी उतनी जल्दी नहीं उड़ता। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सैनिटाइजर में अल्कोहल पानी से जल्दी इसलिए उड़ता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। अच्छा। लेकिन अगर हम बराबर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल और एक हाइड्रोकार्बन की तुलना करें तो अल्कोहल को उबालना मुश्किल है। और इसकी वजह? इसकी वजह है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके। इसे आप अणुओं के बीच का एक सुपर ग्लू समझिए। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ एक मजबूत खिंचाव बनाता है। तो ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं? हाँ, और इस ग्लू को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा तापमान चाहिए। अच्छा, तो ये अणु एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। क्या? जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होती जाती है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। यह तो समझ आता है, अणु भारी हो रहा है। पर मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। अगर कार्बन की संख्या उतनी ही रहे, लेकिन चेन सीधी होने के बजाय उसमें शाखाएं मतलब ब्रांचेस निकल आएं, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। हाँ। ये तो उल्टा लग रहा है। ज्यादा उलझा हुआ मॉलिक्यूल तो और मजबूती से जुड़ना चाहिए, है ना? मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों लगता है, पर होता इसका ठीक उल्टा है। कैसे? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हमारा सुपरस्टार है, के साथ एक सपोर्टिंग एक्टर भी काम करता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसे ऐसे समझें कि ये अणुओं के बीच एक बहुत ही कमजोर पल भर के लिए बनने वाला चुंबक जैसा खिंचाव है। ठीक है। जब कार्बन की चेन सीधी और लंबी होती है तो अणु एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं, जैसे प्लेटों का ढेर। अच्छा। इससे उनका संपर्क क्षेत्र मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये कमजोर चुंबकीय खिंचाव कई जगहों पर काम करता है। तो कुल मिलाकर पकड़ मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। और जब शाखाएं आ जाती हैं? जब शाखाएं आ जाती हैं तो अणु ज्यादा गोलाकार एक गेंद जैसा हो जाता है। अब आप ही सोचिए, प्लेटों के ढेर को खिसकाना मुश्किल है या गेंदों के ढेर को? गेंदों के ढेर को। वो तो आसानी से फिसल जाएंगी। बस, गेंदें आसानी से एक दूसरे पर फिसल जाएंगी क्योंकि उनके बीच संपर्क की जगह बहुत कम होती है। कम संपर्क क्षेत्र मतलब कमजोर वैन डर वाल्स बल। इसीलिए ब्रांच्ड अल्कोहल को उबालना आसान होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एग्जैक्टली। कमाल है। तो सीधी चेन वाले अणु एक दूसरे से ज्यादा कस के चिपक सकते हैं? ठीक है, तो ये अणु आपस में तो मजबूती से चिपकते हैं, लेकिन क्या ये पानी के साथ भी उतनी ही अच्छी दोस्ती करते हैं? अच्छा सवाल है। चलिए घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। करते हैं। छोटे अल्कोहल जैसे मेथनॉल और इथेनॉल तो पानी में ऐसे घुल जाते हैं जैसे चीनी घुलती है। हाँ, पूरी तरह से। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही खेल है, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। अल्कोहल के अणु का एक दोस्ताना चेहरा है, वही OH वाला ग्रुप, जो पानी से दोस्ती कर लेता है। हाँ, जो पानी के अणुओं के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और घुल जाता है। लेकिन अणु का एक दूसरा गैर दोस्ताना चेहरा भी है। वो क्या है? हाइड्रोकार्बन की पूंछ। ये हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी से नफरत करने वाला। अच्छा, तो एक हिस्सा पानी को पसंद करता है, दूसरा नहीं। जी। और जैसे जैसे ये पूंछ लंबी होती जाती है, अणु का पानी से नफरत करने वाला हिस्सा बड़ा और ताकतवर हो जाता है। और फिर?
4-5 कार्बन के बाद ये हिस्सा इतना हावी हो जाता है कि OH ग्रुप की दोस्ती भी काम नहीं आती और अल्कोहल पानी में घुलना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ भी ब्रांचिंग वाला ट्विस्ट फिर से आता है और इस बार कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हमने देखा कि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, पर मैंने पढ़ा कि इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सही पढ़ा आपने। एक टर्शियरी अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था, वो अपने सीधे चेन वाले आइसोमर से पानी में ज्यादा आसानी से घुल जाता है। ये कैसे हो सकता है? यहीं पर हमारा जासूसी का काम और मजेदार हो जाता है। बताइए। इसके लिए स्रोतों में एक शानदार एनालॉजी दी गई थी, वेल्क्रो और टेप वाली। वेल्क्रो और टेप? हाँ, कल्पना कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सीधी चेन वाले अल्कोहल लंबी चिपचिपी टेप की पट्टियों की तरह हैं। वे एक दूसरे से पूरी लंबाई में चिपक जाती हैं। इसलिए उन्हें अलग करना मुश्किल है, मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट। सही। वहीं ब्रांच्ड अल्कोहल उस टेप को मरोड़कर बनाई गई एक छोटी गेंद की तरह है, जिनका आपसी संपर्क कम होता है। तो वे आसानी से अलग हो जाती हैं, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट। समझ गया। और यही एनालॉजी सॉल्युबिलिटी पर कैसे लागू होती है? अब सोचिए कि आपको इन टेप की पट्टियों और गेंदों को हाथ पकड़कर खड़े लोगों की भीड़ जो पानी के अणु हैं उसमें फिट करना है। एक लंबी सीधी टेप की पट्टी को भीड़ में घुसाना मुश्किल होगा, वो लोगों की कतार को तोड़ेगी। हाँ, मुश्किल होगा। लेकिन एक छोटी गोलाकार गेंद को आप भीड़ में आसानी से कहीं भी फिट कर सकते हैं। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। इसी तरह ब्रांच्ड अल्कोहल का हाइड्रोफोबिक हिस्सा कम जगह घेरता है और पानी के अणुओं के नेटवर्क को कम परेशान करता है, इसलिए वो ज्यादा आसानी से घुल जाता है। मतलब जो आकार उसे आपस में चिपकने से रोकता है, वही आकार उसे पानी में घुलने में मदद करता है। बिल्कुल। और फिनॉल का क्या? उसमें तो एक बड़ी सी बेंजीन रिंग होती है जो हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए। फिर भी वो साइक्लोहेक्सेनॉल से ज्यादा घुलनशील है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों का एक खास सिस्टम होता है जो OH ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ मिलकर अणु में थोड़ी ध्रुवीयता मतलब पोलैरिटी बढ़ा देता है। अच्छा। ये उसे पानी के साथ इंटरैक्ट करने में साइक्लोहेक्सेनॉल से बेहतर बनाता है, भले ही उसकी रिंग बड़ी हो। ठीक है, तो हमने देखा कि ये अणु कैसे चिपकते हैं और कैसे घुलते हैं, लेकिन अब आते हैं असली केमिकल बर्ताव पर, अम्लता या एसिडिटी। हाँ, ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है। मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई कि अल्कोहल पानी से भी कमजोर एसिड होते हैं, लेकिन फिनॉल अल्कोहल से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा एसिडिक होते हैं। हाँ, 10 लाख गुना? ये तो ऐसा है जैसे एक चींटी और एक हाथी की ताकत की तुलना कर रहे हो। इतना बड़ा फर्क क्यों? अम्लता का सीधा मतलब है कि कोई अणु अपना प्रोटॉन यानी H+ आयन कितनी आसानी से छोड़ता है। और वो प्रोटॉन तभी छोड़ेगा जब उसके जाने के बाद बचा हुआ आयन बहुत स्थिर मतलब स्टेबल हो। मतलब अगर प्रोटॉन छोड़ने के बाद बनने वाली चीज बहुत अस्थिर है तो अणु उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही। तो अल्कोहल के मामले में प्रोटॉन छोड़ने के बाद क्या होता है? जब अल्कोहल एक प्रोटॉन खोता है तो अल्कोक्साइड आयन यानी RO- बनता है। ठीक है। इस पर पहले से ही एक नेगेटिव चार्ज है। अब जो अल्काइल ग्रुप R होता है उसकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो वो ऑक्सीजन की मदद करता है? नहीं, वो मदद नहीं करता। वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व और बढ़ा देता है, जिससे वो नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा अस्थिर और नाराज हो जाता है। अच्छा, तो वो उसे और अनस्टेबल बना देता है। हाँ, इसीलिए अल्कोहल अपना प्रोटॉन छोड़ना ही नहीं चाहता। और टर्शरी अल्कोहल में तो 3-3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं जो उसे सबसे कम एसिडिक बनाते हैं। और फिनॉल में ऐसा क्या जादू होता है कि वो अपना प्रोटॉन इतनी खुशी दे देता है? फिनॉल में होता है रेजोनेंस का जादू। रेजोनेंस? जब फिनॉल प्रोटॉन खोकर फिनॉक्साइड आयन बनाता है तो ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज एक जगह टिका नहीं रहता। तो वो कहाँ जाता है? वो बेंजीन रिंग के अंदर घूमने निकल जाता है, जैसे कोई हॉट पोटैटो हो जिसे कोई पकड़कर नहीं रखना चाहता। ये चार्ज पूरी रिंग में, खास तौर पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर फैल जाता है। मतलब वो एक जगह इकट्ठा नहीं रहता? नहीं, एक तरह से बेंजीन रिंग उस नेगेटिव चार्ज के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। चार्ज के इस तरह फैल जाने से आयन को जबरदस्त स्थिरता मिलती है। और क्योंकि नतीजा इतना स्थिर है, फिनॉल बहुत आसानी से अपना प्रोटॉन दान कर देता है। बिल्कुल।
और इसी अम्लीय गुण का कोई असल दुनिया में इस्तेमाल भी है? बिल्कुल है। फिनॉल का यही शक्तिशाली अम्लीय गुण उसे एक बेहतरीन कीटाणुनाशक मतलब डिसइंफेक्टेंट बनाता है। अच्छा। पुराने जमाने में इसे अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाता था। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को भेद कर उनके प्रोटीन को नष्ट कर सकता है। डेटॉल जैसे एंटीसेप्टिक में भी क्लोरीनेटेड फिनॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अणु की असली दुनिया में काम करने की ताकत है। हाँ, मतलब अगर हम फिनॉल की रिंग पर कुछ और ग्रुप्स लगा दें तो उसकी एसिडिटी को और भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मैंने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स जैसे नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा दें तो अम्लता और बढ़ जाती है। एकदम सही। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप उस शॉक एब्जॉर्बर को और भी मजबूत बना देते हैं। वो कैसे? वे रिंग में फैले नेगेटिव चार्ज को और भी अपनी तरफ खींचकर उसे और ज्यादा स्थिर कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड? हाँ, जो कि एक फिनॉल है जिस पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं। वो इतना एसिडिक होता है कि उसका नाम ही एसिड पड़ गया, और वो एक विस्फोटक भी है। बाप रे। तो अब आखिर में सारे सुरागों को जोड़ने के लिए हमें क्राइम सीन पर मिले भौतिक सबूतों को देखना होगा, यानी अणु की असली संरचना। हाँ, इन दस्तावेजों में एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा था। कौन सा? फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लंबाई मेथनॉल के मुकाबले कम होती है, 136 पिकोमीटर बनाम 142 पिकोमीटर। क्या ये एक महज संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं है, ये स्मोकिंग गन है। स्मोकिंग गन? हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि रेजोनेंस सच में हो रहा है। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में घूमता है तो वो थोड़ी देर के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है। और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा और मजबूत होता है। बिल्कुल। तो ये छोटी बॉन्ड की लंबाई इस बात का भौतिक प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं बैठे हैं बल्कि पूरी रिंग में घूम रहे हैं। यानी जो चीज फिनॉल को ज्यादा एसिडिक बनाती है वही उसकी बॉन्ड की लंबाई को भी छोटा कर देती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो संक्षेप में आज की हमारी जासूसी सफल रही। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा OH समूह अल्कोहल और फिनॉल के पूरे व्यवहार को कंट्रोल करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डर वाल्स बल मिलकर उनके बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का खेल तय करते हैं। अणु का आकार इस खेल के नियम बदल देता है। और रेजोनेंस का जादू फिनॉल को एक साधारण अल्कोहल से 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली एसिड बना देता है, जिसका सबूत हमें उसके बॉन्ड की लंबाई में भी दिखता है। बिल्कुल। इन स्रोतों ने ये साफ किया कि अणु की संरचना उसके गुणों को कैसे तय करती है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, जैसा कि केमिस्ट अक्सर करते हैं। वो कैसे? वे गुणों को देखकर संरचना का अनुमान लगाते हैं। तो मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। जरूर। सोचिए, अगर अमेज़न के जंगलों में कोई नया प्राकृतिक यौगिक खोजा जाता है जिसका एक बहुत बड़ा तेल जैसा गैर ध्रुवीय हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद वह पानी में आश्चर्यजनक रूप से घुलनशील है, तो ये अजीब गुण हमें उसकी छिपी हुई आणविक संरचना या उसके अंदर चल रहे किसी अनदेखे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में क्या सुराग दे सकता है?